हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं हूं अविनाश सिन्हा और आज के इस वीडियो में हम भारत और चीन के संबंध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन आप इसे कह सकते हैं, जहां से एग्जामिनर बार बार डिफरेंट टाइप के प्रश्न पूछते रहते हैं। तो सारी चीज़ों को हम डिटेल से कवर करेंगे, बिल्कुल बैकग्राउंड से लेकर के वर्तमान तक सारी घटनाओं को डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और चीन के संबंध जो है वो किस प्रकार से विकसित हुए हैं। अब ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। हमारी जो क्लास चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पर, जिसमें हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारे देशों के साथ भारत के संबंध के बारे में चर्चा की है, जैसे कि हमने भारत नेपाल संबंध के बारे में डिस्कस किया है, भारत और भूटान के संबंध के बारे में डिस्कस किया। इसी प्रकार से बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव के साथ भारत के संबंध कैसे रहे, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। तो आज की इस क्लास में हम भारत और चीन के संबंध किस प्रकार से विकसित हुए हैं और अभी क्या बेसिकली हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर, जिसका एग्जाम 29 नवंबर को संभावित है, उसकी क्लासेस साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर लगातार संचालित हो रही है। एप्लीकेशन के माध्यम से आप इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। मैं अविनाश सिन्हा हूँ, पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर, और आप मेरी डेमो क्लासेस ऑलरेडी काफ़ी सारी देख सकते हैं। यूट्यूब पर ऑलरेडी काफ़ी सारी डेमो क्लासेस पॉलिटिकल साइंस की डली हुई है। आप इस क्लास को डेमो क्लास का ही एक हिस्सा मान सकते हैं। वैसे तो हमारी रेगुलर क्लासेस जो चल रही है एप्लीकेशन पर, ये उसका ही एक भाग है, लेकिन आप इसे डेमो क्लास के रूप में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो भारत और चीन के संबंध के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। भारत और चीन के संबंध को मैंने 6 अलग अलग चरण में डिवाइड किया हुआ है, जहां से आपको चीजें जो है वो स्टोरी के माध्यम से समझने में काफी आसानी होगी आपको। ठीक है, तो जैसे कि 6 चरण में मैंने डिवाइड किया हुआ है इस पूरे लेक्चर को। प्रथम चरण में हम बेसिकली जब भारत आजाद हुआ तब भारत और चीन के संबंध किस प्रकार से विकसित हुए, उन सारी चीजों को देखेंगे। फिर द्वितीय चरण में कुछ मेजर जो कन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के मध्य हुए उनको हम डिस्कस करेंगे। खास तौर पर 1967 में जो नाथुला संघर्ष देखने को मिला सिक्किम में, और अरुणाचल प्रदेश में जो संघर्ष देखने को मिला 1986 में, उसको कवर करते हुए चलेंगे। देन तृतीय चरण में हम चलेंगे जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से चौथा चरण डोकलाम प्रतिरोध जो देखने को मिला 2017 में, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस बारे में अवेयर होंगे ही। इसी प्रकार से गलवान वैली का जो संघर्ष है जो 2020 में देखने को मिला, उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। पांचवें चरण में हम देखेंगे 2024 से 2026 तक की स्थिति क्या क्या रही है, और लास्ट में करंट सिनारियो क्या क्या है, उन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। आपको भारत और चीन के मध्य जो संबंध रहे हैं, मतलब ऐतिहासिक काल से लेकर के अभी तक, उन सारी चीजों को हम बिल्कुल कहानी के माध्यम से आसान भाषा में समझ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, खास तौर पर उनके साथ जो पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ बेसिकली हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो इंडिया और चाइना के बेसिकली मैप को भी कवर करते हैं। भारत और चीन के संबंध को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और चीन हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश, आप सभी को पता है। तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को ही पहले समझ लेते हैं, फिर चीजों को एक एक करके स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, है ना। इंडिया और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है ना, इसकी कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा ज्योग्राफी में चले जाते हैं, तो 3488 किलोमीटर इंडिया और चाइना के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। और चीन जो है ना, वो काफी महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है हमारा, काफी मेजर कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है काफी ज्यादा। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। इस सीमा रेखा को हम बेसिकली 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि एक है पश्चिमी सीमा। ठीक है, पश्चिमी सीमा जिसके अंतर्गत भारत का बेसिकली लद्दाख क्षेत्र आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मध्य सीमा। मध्य सीमा के अंतर्गत ना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 2 राज्य आ जाते हैं। इसके बाद एक है तीसरी पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा के अंतर्गत एक तो सिक्किम हो गया और दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये आते हैं पूर्वी सीमा के अंतर्गत। तो भारत और चीन के मध्य कुल जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। इसको भी हम 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पश्चिमी सीमा जिसके अंतर्गत केवल लद्दाख आता है, दूसरी है मध्य सीमा जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य आते हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, और तीसरी है पूर्वी सीमा
जिसके अंतर्गत सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरी सीमा रेखा है ना, इसको कहा जाता है LAC। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, एक है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत और पाकिस्तान के बीच आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, नाउ यहां पर अगर हम बात करें तो भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद काफी ज्यादा है और बेसिकली अलग अलग हिस्सों पे आपको काफी सारे विवाद देखने को मिलते हैं। मेजर जो कन्फ्लिक्ट्स जो ज्यादातर देखने को मिलते हैं, एक तो है पश्चिमी सीमा और दूसरा है पूर्वी सीमा। पश्चिमी सीमा की हम बात करें तो लद्दाख पे आपको काफी ज्यादा विवाद देखने को मिलेंगे भारत और चीन के मध्य, और पूर्वी सीमा की जब हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला जो एरिया है वो भी काफी ज्यादा बेसिकली विवादों से घिरा हुआ है। मध्य सीमा जो है ना, वो पश्चिमी और पूर्वी सीमा के कंपेयर थोड़ा शांत रहता है। विवाद तो यहां पर भी चाइना क्रिएट करता है ना। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र जैसे कि हम बात करें नेलांग घाटी है, यहां पर चाइना के द्वारा बेसिकली अपनी बस्तियां बसाने की कोशिश की गई थी, है ना। तो कुछ क्षेत्र तो हम देखते हैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी, लेकिन पश्चिमी और पूर्वी सीमा के कंपेयर यहां पर स्थिति थोड़ी बेटर है। अगर हम बात करें लद्दाख क्षेत्र की, जो काफी ज्यादा विवादित है, क्योंकि जब 1962 का इंडिया और चाइना वॉर हुआ था तो लद्दाख क्षेत्र का एक काफी बड़ा हिस्सा जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, उस पर चाइना ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, चाइना के द्वारा कब्जा कर लिया गया। और लद्दाख क्षेत्र को लेकर ही काफी ज्यादा विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें थोड़ा सा लद्दाख का मैप को भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, लेह लद्दाख की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं पहले एक राज्य हुआ करता था भारत का, जम्मू कश्मीर। बाद में आप सभी को पता है 2019 में राज्य को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। एक बनाया गया जम्मू कश्मीर और दूसरा बनाया गया लेह, है ना, मतलब लद्दाख जिसका बेसिकली हेडक्वार्टर है लेह। अभी यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर के मैप को अगर आप देखेंगे, आपको वैसे तो पता ही होगी सारी चीजें, लेकिन थोड़ा सा बेसिक अगर हम डिस्कस करें तो ये जो बेसिकली लाइट ब्लू कलर में आपको एरिया देखने को मिल रहा है, ये जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो भारत के नियंत्रण में है ना। ये वो हिस्सा है जो भारत के नियंत्रण में है। और ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली दर्शा रहा है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को। अब मुझे लगता है इतना बेसिक तो आप सभी को पता ही होगा, आप सभी भारतीय हैं तो ये तो सारी चीजें आप जानते ही होंगे। ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख है। एक्चुअल में पूरा का पूरा एरिया हमारा है, लेकिन पूरे एरिया पर एक्चुअल में भारत सरकार का कंट्रोल नहीं है ना। ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। ये वो हिस्सा है कश्मीर का जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं अक्साई चीन का, ये वो हिस्सा है जो कि था तो भारत का, है भी भारत का, लेकिन नियंत्रण किसका है इस पर? अभी चाइना का। 1962 में इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था ना, उसमें चीन ने इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है और तब से इस पूरे क्षेत्र में जो बेसिकली सैनिक जो तैनात रहते हैं वो चाइना के रहते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये देखो, ये व्हाइट कलर में आप देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसकी भी एक अलग कहानी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। भारत और पाकिस्तान के संबंध जब भी बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पर इसको भी हम समझेंगे, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के क्या क्या कन्फ्लिक्ट हुए, क्या ऑपरेशन चलाया गया, वो सारी चीजें। ये जो आपको देखने को मिल रहा है सक्सगाम वैली, ये जो क्षेत्र है ना, ये बेसिकली भारत का ही है सारा, आपको पता ही है। इसको कब्जा कर लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा और पाकिस्तान ने होशियारी मारते हुए क्या किया, इसको गिफ्ट किया, किसको? चाइना को। अच्छा, तो भारत का एरिया है सक्सगाम वैली, पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान ने एज अ गिफ्ट चाइना को इसको सौंप दिया। तो बेसिकली लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं मैप का। ठीक है, यहां तक आप सभी को सारी बात क्लियर हो गया, आई होप। नाउ अब हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, भारत आजाद हुआ 1947 में, है ना। चाइना में बेसिकली एक लंबा सिविल वॉर चल रहा था जिसकी समाप्ति हुई 1 अक्टूबर 1949 को। और चाइना में हम क्या देख रहे हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1949 की ये बात है। एक महत्वपूर्ण वहां की पार्टी जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके नेता कौन थे? माओ त्से तुंग, जिनको माओ जेदांग के नाम से भी आप जानते हैं। तो 1 अक्टूबर 1949 की बात है जब चाइना अस्तित्व में आया, जिसे नाम दिया गया, ऑफिशियली नाम अगर चाइना का हम बोले तो वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके संस्थापक कौन थे? माओ त्से तुंग यानी कि माओ जेदोंग।
1 अक्टूबर 1949 की बात है, और तब से ही भारत और चीन के संबंध किस प्रकार से विकसित हुए उन चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई माओ जेडोंग के द्वारा, और मुद्दे की बात यह है कि भारत जो है दुनिया के उन महत्वपूर्ण देशों में से एक था जिसने चीन को मान्यता प्रदान की, और ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट कंट्री है, साम्यवादी विचारधारा को अपनाने वाली एक कंट्री थी चाइना की अगर हम बात करें तो। जबकि भारत जो है वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी भारत ने चाइना को मान्यता प्रदान की, और ये हमको देखने को मिलता है। हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका ऐसा मानना था कि भैया एशिया के दो प्राचीन देश है, दो महत्वपूर्ण देश है भारत और चीन, जो वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा प्रगति करेंगे, अगर साथ मिलकर ये काम करेंगे तो काफी ज्यादा प्रगति करेंगे, विकास करेंगे, है ना। तो भाईचारे की भावना थी शुरुआत में अगर देखा जाए तो, जब चाइना की स्थापना हुई, और इंडिया और चाइना के बीच में एक पहले बफर स्टेट हुआ करता था तिब्बत, है ना, और बाद में आप सभी को पता है कि तिब्बत पर चाइना के द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। तो ये बात है 1950 की। 1949 में चाइना एक देश के रूप में, महत्वपूर्ण देश के रूप में विकसित हो रहा है, हमको देखने को मिल रहा है। और अगले ही साल 1950 में, खासतौर पर अगर मैं मंथ की बात करूं, अक्टूबर 1950 की बात है, जब चाइना के द्वारा क्या किया गया, तिब्बत पर आक्रमण करके उसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया, है ना। आप सभी को पता है कि पहले ना, मतलब तिब्बत जो है भारत का पड़ोसी देश हुआ करता था, और तिब्बत के फिर बाद में अगर हम देखेंगे तो चाइना आता था, मतलब तिब्बत की अवस्थिति थी भारत और चीन के मध्य, तो एक बफर स्टेट के रूप में वो कार्य करता था। लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर अधिकार जमा लिया, और इसके बाद से ही हम क्या देखते हैं कि भारत, अब तिब्बत क्योंकि चाइना का पार्ट हो गया, तो भारत और चीन की सीमा रेखा आपको देखने को मिलती है, जो 3488 किलोमीटर जो लंबी भारत और चीन की सीमा रेखा है, ये तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ही एक्चुअल में स्थापित हुई। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना जो है ना, तिब्बत को अपनी हथेली मानता है, मतलब चाइना कहता है कि भैया तिब्बत तो मेरी हथेली है, और इस हथेली के 5 उंगलियां हैं। तो 5 उंगलियों के रूप में चाइना क्या बोलता है, एक उंगली है मेरी लद्दाख, दूसरी उंगली है मेरी नेपाल, तीसरी उंगली है मेरी सिक्किम, चौथी उंगली है मेरी भूटान, और 5वीं उंगली कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश। तो तिब्बत है चाइना की हथेली, और इस हथेली की है 5 उंगलियां, जिसमें से लद्दाख हो गया, नेपाल हो गया, इसके अलावा सिक्किम है, भूटान है और अरुणाचल प्रदेश। इन्हें बेसिकली चाइना अपनी उंगलियां मानता है। इसी कारण भारत और चीन के मध्य जो सीमा विवाद है ना, वो काफी ज्यादा गहरा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। बफर स्टेट के रूप में जो तिब्बत जो पहले कार्य करता था, उसकी समाप्ति हो गई। और मुद्दे की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू चीनी बेसिकली सरकार को अपना मतलब मित्र समझते थे, चाइना को अपना मित्र समझते थे, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बेसिकली काफी ज्यादा दिया जाता था। ये आजादी के दौरान की बात है। आजादी के बाद हमारे संबंध किस प्रकार से विकसित हो रहे हैं, एक तो बेसिकली ब्रिटेन से हम अपनी आजादी प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे समय पर हम अपनी विदेश नीति में हमारे जो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, दुनिया के जो प्रमुख देश है, उनके साथ हम अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कारण से हम बेसिकली, चाइना जो है वो बेसिकली एशिया का एक महत्वपूर्ण कंट्री है, इंडिया भी एक काफ़ी मेजर कंट्री है ना। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, आपस में काम करेंगे, इस प्रकार से बेसिकली कंसेप्ट जो है, पहले इस प्रकार की विचारधारा थी हमारे प्रधानमंत्री जी की। बट जान थोड़ी ना रहे हैं कि यही देश हमारे पीठ पे आके खंजर गोभेगा, ठीक है। तो हिंदी चीनी भाई भाई का पहले नारा दिया जाता था, और क्योंकि सभी को पता था, भारतीयों को भी पता था कि चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण करके जो कार्य किया है वो सही काम तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि भारत चीनियों को समर्थन दे रहा था, तो भारत ने जो बेसिकली, चाइना ने जो तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा किया, तो भारत ने बेसिकली चीन की संप्रभुता को स्वीकार किया तिब्बत पर, और भारत ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, है ना। तो ये काफी एक बड़ा मिसकैलकुलेशन साबित होगा आने वाले समय पर, जो हमको देखने को मिलता है। इसके बाद क्या हुआ, जब तिब्बत पर चाइना के द्वारा आक्रमण किया गया, तो 1959 की बात है। देखो 1950 में तो चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। 1951 में भी इसके बाद देखा जाता है कि चाइना और तिब्बत के जो प्रतिनिधि है, उनके बीच एक समझौता हुआ, एक 17 सूत्रीय समझौता हुआ। 17 अलग अलग महत्वपूर्ण बातें थी जिस पर विचार विमर्श किया गया, और जबरदस्ती तिब्बत के अधिकारियों के द्वारा उस पर सिग्नेचर करवाए गए। और अल्टीमेटली हमको क्या देखने को मिलता है कि तिब्बत का विलय करा लिया गया, किसमें, चाइना में। 1959 में जब तिब्बत में काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला चीनियों के प्रति, तो यहां पर बेसिकली 1959 की बात है, चाइनीज जो बेसिकली सैनिक है, उनके द्वारा काफी ज्यादा दमनकारक नीति अपनाई गई।
और यहां पर क्या देखने को मिलता है, तिब्बत में चीनी दमन के खिलाफ विद्रोह जो हुआ उसके चलते क्या हुआ, जो आध्यात्मिक नेता थे वहां के दलाई लामा, 14वें दलाई लामा जो थे, वो मार्च 1959 में भाग करके कहां आ गए, भारत आ गए। और इसके बाद चीजें जो है ना बिगड़नी और भी ज्यादा शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि जब बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, दलाई लामा जब भारत आए मार्च 1959 में, तो चाइना ने इसको बेसिकली अपनी संप्रभुता पर इसे एक अतिक्रमण माना है ना, क्योंकि दलाई लामा भागकर भारत आए और भारत ने उन्हें पनाह दी। सिर्फ दलाई लामा की बात नहीं है, उनके हजारों अनुयायी जो हैं वो उनके साथ भारत आए। ठीक है, भारत ने उन्हें शरण दी और बेसिकली मतलब भारत के अलग अलग हिस्सों में उन्हें बसाने का काम किया। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उन्हें राजनीतिक शरण दी गई। और आप सभी छत्तीसगढ़ से आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक जगह है जहां पर बेसिकली जो तिब्बती है ना वो काफी ज्यादा संख्या में निवास करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा मैनपाट में निवास करते हैं। सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, धर्मशाला की बात नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में बेसिकली तिब्बत से आए हुए जो शरणार्थी है वो निवास करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। 1950 तिब्बत पर आक्रमण, 1951 में ऑफिशियल तिब्बत का विलय कर लिया गया चाइना में, और उसके बाद 1959 में जब तिब्बती जो है वो चीनी सरकार के प्रति जब विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं तो उस विरोध को दबाने की कोशिश की गई चाइनीज के द्वारा। और 1959 में ही बात है, जब इस प्रकार से विरोध हो रहे थे तो दलाई लामा भाग करके भारत आ गए, भारत में उन्हें शरण दी गई, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उन्हें बसाया गया। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। लेकिन ये तो बात 1959 की है, इससे पहले भी एक मेजर इवेंट देखने को मिला है इंडिया और चाइना के बीच में। बात है 1954 की, 1954 की बात है। इस समय क्या हमको देखने को मिलता है, देखो 1950 बिल्कुल क्रोनोलॉजी से समझना ना, एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करना है। 1947 भारत को आजादी प्राप्त हुई। 1 अक्टूबर 1949 की बात है जब चाइना एज अ मतलब मेजर कंट्री के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, माओ जेदांग यहाँ के प्रमुख नेता थे, है ना। और क्या देखने को मिल रहा है, अगले ही साल 1950 में तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया गया। अगले साल 1951 में ऑफिशियल विलय हो गया तिब्बत का, किसमें, चाइना में। भारत ने भी समर्थन दे दिया, कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। और इसके बाद ये तो बात है 1959 की, जब तिब्बतीज जो थे उन्होंने चाइनीज के विरुद्ध क्या किया, मतलब विरोध प्रदर्शन दर्ज किया, जगह जगह पर बेसिकली विरोध प्रदर्शन करने शुरू हो गए। और उस विरोध को दबाने के लिए चाइना के द्वारा और दमनकारी नीति अपनाई गई। लेकिन इससे पहले की बात है 1954 में भारत और चीन के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसे हम पंचशील समझौते के नाम से जानते हैं। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना, बिल्कुल पढ़ा ही होगा, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। 29 अप्रैल 1954 की बात है, भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ, है ना, तिब्बत क्षेत्र को लेकर और भारत और चाइना के बीच व्यापार को लेकर के एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों ने बेसिकली 5 सिद्धांत अपनाए। 5 सिद्धांत कौन कौन से, 5 सिद्धांत है ना, इसी कारण से पंचशील के समझौते के नाम से जाना जाता है। पहला जो सिद्धांत है इस समझौते का वो है कि प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना। दोनों ही जो देश है ना, भारत और चीन, वो दोनों ही एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, वैल्यू करेंगे। दूसरी बात है अनाक्रमण, यानी कि भैया पारस्परिक अनाक्रमण की नीति अपनाएंगे, एक दूसरे की टेरिटरी में आक्रमण नहीं करेंगे, है ना। जाहिर सी बात है पंचशील का जो समझौता 1954 का जो है वो ग्राउंड लेवल पर उतना सक्षम देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि इसका उल्लंघन कई मौकों पर किया भी गया है। तो प्रादेशिक अखंडता है ना, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा है पारस्परिक अनाक्रमण की नीति अपनाएंगे, एक दूसरे की टेरिटरी में, क्षेत्र में आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा है गैर हस्तक्षेप, एक दूसरे की क्षेत्र में आक्रमण नहीं कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इंटरनल मैटर में भी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जैसे भारत में क्या चल रहा है, अलग अलग राज्य में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, चाइना इस पर कोई कमेंट नहीं करेगा, नहीं इंडिया इस प्रकार से कुछ कमेंट करेगा चाइना के इंटरनल मैटर पर। लेकिन ऐसा क्या होता है, क्या नहीं होता ऐसा, ठीक है। चौथा क्या है, समानता, समानता और पारस्परिक एवं रणनीतिक लाभ सुनिश्चित करना। तो पारस्परिक और रणनीतिक लाभ सुनिश्चित किया जाएगा एक दूसरे के द्वारा, है ना। आर्थिक संबंध विकसित किए जाएंगे, व्यापारिक संबंध विकसित किए जाएंगे, ताकि दोनों ही जो देश है वो एक साथ प्रगति कर सके, विकास कर सके। और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को बढ़ावा देना, ठीक है।
शांति व्यवस्था बना करके रखना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को बढ़ावा देना। ये 5 सिद्धांत हमको देखने को मिलते हैं। आप सभी ने स्कूल कॉलेज में इसके बारे में जरूर पहले पढ़ाई होगा। तो पंचशील का समझौता बेसिकली भारत और चीन के मध्य हुआ 1954 में। 1950 और 51 में जब मतलब बेसिकली हम बात करें 50 में कब्जा किया गया चीन के द्वारा तिब्बत पर, और 51 में ऑफिशियली उसको समाहित कर लिया गया चाइना में। और इसके बाद 54 में यह समझौता हो रहा है भारत और चीन के मध्य। और भारत ने बेसिकली ना यहां पर क्या देखने को मिलता है, भारत ने औपचारिक रूप से तिब्बत को चीन का तिब्बत क्षेत्र स्वीकार किया, ठीक है। जिसके बदले भारत को एक्चुअल में क्या उम्मीद थी कि चीन और भारत के जो संबंध है वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे, और चाइना जो है वो भारत की जो सीमा है उसको मान्यता प्रदान करेगा। जो सीमा रेखा की हम बात करते हैं ना, जिसको लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद है, तो चाइना इसको अपना समर्थन प्रदान करेगा। भारतीयों को ऐसी उम्मीद थी 1954 में जब ये समझौता किया गया। लेकिन इसके बाद ही हम क्या देख रहे हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं 1959 की जब बात है, दलाई लामा पलायन करके जब भारत और बेसिकली भारत सरकार ने उन्हें शरण दी और देश के अलग अलग हिस्सों में उन्हें बसाने की कोशिश की, तो चाइना इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया, काफ़ी ज़्यादा खफा हो गया। और इसी के बाद हमको इंडिया और चाइना के बीच एक मेजर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जो कि है 1962 का युद्ध, है ना। 1962 का जो युद्ध हुआ, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की जो बेसिकली सेना है, उसे कहा जाता है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इसने क्या किया, भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज के समय हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, यहां पर और लद्दाख पर एक साथ बड़ा हमला किया। यानी कि पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी सीमा लद्दाख पर एक साथ बड़ा हमला किया। 1962 की बात है। इस हमले के कारण मतलब भारतीय तो बेसिकली तैयार थे ही नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई मतलब कौन से भ्रम में जी रहे थे पता नहीं, है ना। तो जिन्हें हम अपना भाई मान रहे थे वही क्या कर रहे हैं, यहां पर एक काफी बड़े हमले को अंजाम दे रहे हैं, और एक साथ देश के 2 अलग अलग हिस्सों में, एक तो पूर्वी क्षेत्र में भी और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र में भी। और अल्टीमेटली फिर क्या किया गया, 21 नवंबर 1962 की बात है, 20 अक्टूबर को यह हमला हुआ था 1962 में, और 21 नवंबर 1962 की बात है जब चीन ने एक तरफा युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की घोषणा कर दी। और यहां पर अक्साई चीन जो है, जिसका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जो आज के समय बेसिकली हमने शुरुआत में मैप में देखा, उस पर कब्जा कर लिया गया चाइना के द्वारा। इस क्षेत्र को चाइना ने नहीं छोड़ा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के भी काफी सारे हिस्सों पर वो मतलब बेसिकली अपना अधिकार कर चुके थे, लेकिन उसको तो उन्होंने छोड़ दिया। यहां पर जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो बेसिकली क्षेत्र है भारत का, जिसे अक्साई चीन के नाम से हम जानते हैं, इस पर चाइना ने अपना कब्जा बना लिया। ये 1962 की बात है ना। अब इसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है, 1962 के बाद बेसिकली हमको ये सारी चीजें पता चल रही है कि ये जो युद्ध हुआ इसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार था नहीं। जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनकी जो नीति थी मतलब वो इस प्रकार से इमेजिन कर रहे थे कि भारत तो चीन का मतलब समर्थक देश है, तो चाइना भी बेसिकली भारत का समर्थन करेगा, वो साथ है, इस प्रकार से चाइना कार्य करेगा, इस बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। तो यहां पर जो नारा जो चल रहा था ना, हिंदी चीनी भाई भाई, अब भूल जाओ भाई, हो गया काम खत्म। इस नारे का अल्टीमेटली अंत हमको देखने को मिलता है। और सैन्य सीख क्या देखने को मिलती है, भारत ने एक महत्वपूर्ण सीख ली। भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी और सैन्य तैयारियों की कमी के कारण बेसिकली क्या हमको देखने को मिला, भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो भारत ने कहा कि भैया हिंदी चीनी भाई भाई नारे को दफन किया जाए, और बेसिकली जो जमीन की लड़ाई है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर जो वॉर हुआ वो बेसिकली मुख्य तौर पर जो सीमा विवाद था भारत और चीन के मध्य, इसके कारण से ही हुआ। तो इसलिए भारत ने बेसिकली क्या किया, अपने जो सैनिक है और अपनी जो टेक्नोलॉजी है मतलब सैन्य व्यवस्था में मजबूती करने के लिए सरकार ने काफी महत्वपूर्ण प्रयास किए। इससे पहले बेसिकली हम देखें ना तो 1947-48 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हो चुका था। जब भारत आजाद हुआ तब आजादी के साथ साथ एक युद्ध हमको गिफ्ट में मिला, भारत और पाकिस्तान। वैसे तो एक देश ही गिफ्ट मिला है ना, मतलब पाकिस्तान, और अब अलग देश बन गया तो फिर एक युद्ध भी हमको फोकट का जो हमको चाहिए नहीं था वो भी गिफ्ट में मिल गया, ठीक है। इसके बाद 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हमको देखने को मिलता है, और 3 साल बाद हम फिर से देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान का फिर से एक युद्ध हो जाएगा 1965 में। फिर 71 में फिर से भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो भारत अब अपनी सैन्य व्यवस्था को काफी ज्यादा मजबूत करने पर काम करता है, खास तौर पे 1962 के वॉर के बाद। अब भारत इस भ्रम में नहीं था कि भैया केवल पाकिस्तान के साथ ही हमको दुश्मनी नहीं है, यहाँ पर चाइना जिसे हम अपना भाई समझते थे,
ये वो चाइना है जिसे हम अपना भाई समझते थे, यही हमारे पीठ पर खंजर घोंपने का काम कर रहा है। अब यहां पर क्या देखने को मिलता है, देखो 1962 में वॉर तो हो गया, अब चाइना ओवर कॉन्फिडेंस में है ना कि भैया इंडिया को तो हम ऐसे ही दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय सैनिक हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना इसी भ्रम में था और इसी के चलते 1967 की बात है, सिक्किम का हमारा एक प्रमुख क्षेत्र है नाथुला और चोला, ठीक है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, देखो भाई वैसे तो मैं जियोग्राफी भी पढ़ाता हूं, तो यहां पर जो आप ला शब्द देख रहे हैं ना, नाथुला और चोला, मैंने आपको एक क्लास में आई थिंक बताया था, पास जिससे हिंदी में कहा जाता है दर्रा। देखो माउंटेन एरियाज में जब आप जाएंगे ना तो पर्वत आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, विशाल पर्वत आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन पर्वत को आप पार कैसे करेंगे, पर्वत को आप पार करेंगे प्राकृतिक बने हुए मार्ग के थ्रू। तो जो इस प्रकार से प्राकृतिक मार्ग आपको देखने को मिलेंगे पर्वतीय क्षेत्र में, इसी पर्वतीय मार्ग को कहा जाता है क्या, दर्रा। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं पास। लेकिन ये जो आप ला शब्द देखेंगे ना, यहां पर भी ला है, ये ला जो है ये एक तिब्बतन शब्द है, तिब्बती शब्द है ये, और इसका भी जो मतलब होता है वो क्या होता है, पास यानी कि दर्रा। तो नाथुला यानी कि नाथु दर्रा, चोला यानी कि चो दर्रा, चो पास, इसकी बात की जा रही है। ये प्रमुख क्षेत्र है जो आपको सिक्किम में देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में क्या हुआ, 1962 के युद्ध के बाद जैसा हम देख रहे हैं, चीन का भ्रम था कि भारत को आसानी से दबा सकता है, इसलिए चाइना ने अगेन सितंबर अक्टूबर 1967 की बात है, 5 साल के बाद, 62 में ऑलरेडी इंडिया और चाइना के बीच वॉर हो चुका है और 5 सालों के बाद चाइना एक बार फिर से भारत पर आक्रमण करने की नीति बना रहा है। और सिक्किम सीमा पर जो मौजूद जो प्रमुख दर्रे हैं नाथुला और चोला, ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी हुआ करते थे एक समय काल पर, ठीक है। तो इस पर चीनी सैनिकों ने काफी ज्यादा आक्रमण किया और भारतीय जो चौकियां थी उस पर हमला करके इस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया के द्वारा फिर काउंटर अटैक किया गया और चाइना के लगभग 400 सैनिकों को हमने ना मार गिराया। तो चाइना जिस भ्रम में था कि भैया भारत को हम आसानी से दबा सकते हैं, उसका ये भ्रम काफी हद तक दूर हुआ। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। 1967 का चोला और नाथुला का संघर्ष किस क्षेत्र में हो रहा है, ये सिक्किम में हो रहा है ये। अब इसके बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है, इसके बाद बेसिकली अगर हम बात करें तो 1967 के 20 साल बाद, लगभग 1986-1987 की बात है, अरुणाचल प्रदेश, देखो अरुणाचल प्रदेश को ना चाइना जो है कहता है क्या, साउथ तिब्बत, मतलब दक्षिणी तिब्बत मानता है अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश मतलब पूरे के पूरे राज्य पर अपना दावा ठोकने का काम करता है चाइना, मतलब अपना ही हिस्सा मानता है। तिब्बत तो उसकी हथेली है, हथेली की 5 उंगली है, तो अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना बोलता है कि ये साउथ तिब्बत है। और अरुणाचल प्रदेश पर भारत सरकार के द्वारा जब भी कोई काम किए जाते हैं, जब बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं, है ना, या सेला टनल जिसका बेसिकली निर्माण कार्य किया गया, तो काफी सारे जो कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं इस क्षेत्र के विकास को लेकर के, सैन्य चौकियां बनाने की हम बात करें, महत्वपूर्ण सड़क मार्ग बनाने की बात करें, तो चाइना हमेशा विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करता है। इवन कई मौकों पर तो यह भी देखा गया कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के जो गांव है ना प्रमुख, जो सीमा के पास स्थित है, उनके नामकरण करता है। बताओ, जो क्षेत्र उसका है ही नहीं, उस क्षेत्र में आने वाले गांव के नाम चाइना अपने हिसाब से करता है, ठीक है। तो देखो 1986 की क्या बात है, अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है, तवांग जिले का महत्व काफी ज्यादा है ना, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान है ये। तो अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है, वहां पर हम क्या देखते हैं, सुमदोरोंग चू घाटी, एक घाटी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है सुमदोरोंग चू। इस घाटी में चाइना के जो सैनिक हैं वो आ करके अपनी चौकियां बना लेते हैं, स्थापित करते हैं, इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय सेना के जो प्रमुख जनरल थे के सुंदर जी, इन्होंने काफी आक्रामक रुख अपनाया और एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन फाल्कन। इस फाल्कन ऑपरेशन के तहत क्या किया, भारी संख्या में सैनिक जो है, भारतीय जो सैनिक है वो टैंक गोला बारूद के साथ बेसिकली सीमा पर तैनात हो गए। भारत और चीन की जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर तैनात हो गए। ज्यादा यहाँ पर मतलब हताहत कोई नहीं हुआ। बेसिकली क्या देखने को हमको मिलता है, दोनों पक्ष के मध्य कूटनीतिक वार्ताएं हुई और इसके बाद फिर जो चाइना के जो सैनिक है वो अल्टीमेटली अपनी जो चौकियां जिन्होंने स्थापित की थी भारतीय सीमा पर, उस चौकियों को समाप्त करके पीछे की ओर हटे। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर कोई संघर्ष देखने को नहीं मिला एकदम लड़ाई झगड़े वाला, लेकिन जो बेसिकली सीमा पर तनाव की स्थिति थी ये काफी ज्यादा उत्पन्न हो गई थी। तो ऑपरेशन फाल्कन आपको याद रखना है। देखो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर ये पूछ सकता है ना
कि ऑपरेशन फाल्कन जो है वो किससे संबंधित है। तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा विवाद था अरुणाचल प्रदेश में, खास तौर पर तवांग जिले पर जो आकर के वो सुमदोरोंगचू घाटी पर जो अपनी चौकियां स्थापित कर रहे थे, ये उससे रिलेटेड है। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है ना कि इंडिया के द्वारा ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया किस देश के कंटेक्स्ट में, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या चीन। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको एग्जामिनर आपको क्रम से जमाने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी, जैसे नाथुला और चोला का जो संघर्ष है ये 1967 का है। ये जो ऑपरेशन फाल्कन जो हम देख रहे हैं ये 1986 की बात है। जब ये ऑपरेशन हो गया, सीमा पर तनाव की स्थिति हमको देखने को मिल रही है, तो इसके अगले साल 1987 की बात है, हमको क्या देखने को मिलता है। देखो अरुणाचल प्रदेश को जो चाइना है वो क्या बोल रहा है, साउथ तिब्बत बोल रहा है। अब भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, अगले ही वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। जब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया भारत ने अरुणाचल प्रदेश को, तो चाइना की वाट लग गई, ठीक है। चाइना ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज किया, क्योंकि चाइना तो इसको अपना पार्ट मानता था ना। 1962 के वॉर में भी चाइना ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। बार बार समय समय पर देखा जा रहा था कि भारत जो मतलब चाइना जो है वो भारतीय सीमा को लांघ करके अरुणाचल प्रदेश में अपनी सैन्य चौकियां स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, यहां पर बस्तियां बसाने की कोशिश कर रहा है। तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इससे पहले ये असम का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। आपको पता ही होगा 1987 में अगर हम बात करें तो असम के साथ साथ मिजोरम और गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये 1987 की बात है। नौ इसके बाद मतलब टकरार की स्थिति तो काफी ज्यादा बढ़ गई है भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को लेकर। इस कारण से क्या हुआ, जो बेसिकली दिसंबर 1988 की बात है, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के राजीव गांधी जी ये गए कहां पर, चीन गए, चीन की यात्रा पर गए, ताकि जो बीच के जो विवाद है, भारत और चीन के बीच के जो विवाद है उनको कम किया जा सके। और वहां पर चीनी नेता डेंग सियाओपिंग से मुलाकात की, जिसमें बेसिकली दोनों ही देशों ने विचार विमर्श किया, चर्चाएं की काफी सारी। और उसके बाद ये निर्धारित क्या हुआ, तय क्या किया इन्होंने तय किया कि भैया देखो सीमा विवाद तो एक तरफ चलता रहेगा, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। और क्योंकि भारत के लिए चीन का महत्व तो काफी ज्यादा था, क्योंकि चीन से काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से भारत भी चीन का एक व्यापारिक साझेदार देश है, ठीक है। तो दोनों ही देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि सीमा विवाद को एक तरफ रखेंगे और हमारे जो आर्थिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है और कल्चरल जो रिलेशन है, सांस्कृतिक जो संबंध है, उसको ना हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप, संयुक्त कार्य समूह, इसका हम गठन करेंगे। ये क्या करेगा, ये सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश करेगा, उस संबंध में काम करेगा। और सीमा विवाद चल रहे करके हम दोनों देश आपस में संबंध न बनाए, ऐसा हम नहीं करते। आर्थिक, व्यापारिक, कल्चरल जो हमारे रिलेशन है, सांस्कृतिक संबंध है, इसको हम स्थापित करते हैं, इसको एक तरफ हम चलने देते हैं। और सीमा विवाद सुलझाने के लिए जॉइंट वर्किंग जो ग्रुप है ये अपना काम करेगा। तो ये बेसिकली डिसाइड किया गया, ठीक है। ये कब की बात है, 1988 की बात है, जब राजीव गांधी बेसिकली चाइना की यात्रा पर गए। और इसके बाद हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, दोनों देशों के बीच कोई म्यूचुअली एक्सेप्ट सीमा नहीं है। मतलब भारत जो सीमा है उसे भारत तो मानता है कि भैया इंडिया और चाइना के बीच सीमा रेखा है, लेकिन चाइना जो है इसको बार बार इसका विरोध करता है, ठीक है। तो यहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसे ही बेसिकली मतलब एक सीमा रेखा माना गया। जो 3488 किलोमीटर की जो लंबी सीमा रेखा है ना, उसे जिस नाम से जाना जाता है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए 4 अलग अलग बेसिकली समझौते हमको देखने को मिलते हैं। ये हम बात कर रहे हैं 1989 से 2016 के बीच की स्थितियों की। 1989 से 2016 के बीच भारत और चीन के मध्य संबंध किस प्रकार से विकसित हुए। तो मुख्य विवाद जो था वो तो सीमा को लेकर ही था। तो यहां पर सबसे पहले तो 1993 का एक समझौता हुआ भारत और चीन के मध्य, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जिसे कहा जाता है। इस पर क्या हो रहा है, 1993 में आपको पता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव थे, इन्होंने क्या की, चीन की यात्रा की। और इसमें पहली बार दोनों ही देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के विचार को औपचारिक रूप से स्वीकार किया, क्योंकि भारत तो बेसिकली अपनी सीमा रेखा मान रहा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है बेसिकली जो चाइना के साथ जो मिल रही है, उस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा, ठीक है। 1914 की बात है, 1914 की बात है।
जब भारत और तिब्बत के मध्य एक समझौता हुआ था। 1914 की बात अगर हम लोग करें तो भारत उस समय ब्रिटिश भारत हुआ करता था, और उसके जो विदेश सचिव हुआ करते थे, ब्रिटिश भारत के जो विदेश सचिव थे, उनका नाम था हेनरी मैकमोहन। इन्होंने क्या किया, मतलब पहले अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे मिलती थी? तिब्बत से मिलती थी। चाइना तो बाद में 1950 में, कब्जा तो 1950 में हुआ। तो 1914 में हेनरी मैकमोहन ने समझौता किया तिब्बत के प्रतिनिधियों के साथ, और भारत और तिब्बत की सीमा रेखा के रूप में जो वर्तमान में जो आपको बेसिकली बाउंड्री देखने को मिलती है, वो उस समय निर्धारित की गई, 1914 की बात है। और क्योंकि इसका निर्धारण किया गया हेनरी मैकमोहन के द्वारा, इसलिए इस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन आप कह सकते हैं, ठीक है। किस सीमा रेखा की बात कर रहे हैं? जो भारत और चीन के मध्य है, लेकिन पूर्वी सीमा में, पूर्वी सीमा मतलब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात यहां पर की जा रही है स्पेशली। वो मध्य सीमा और पश्चिमी सीमा की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन पूरी की पूरी जो सीमा रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, और इसको ऑफिशियली मतलब आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार किया गया 1993 में, जो इसमें बेसिकली माना गया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है। ये बेसिकली औपचारिक रूप से इसे स्वीकार किया गया और सहमति जताई कि सीमा विवाद जब तक नहीं सुलझेगा तब तक कोई भी जो देश है, चाहे भारत हो या चाइना हो, LAC का उल्लंघन नहीं करेगा, और सीमा पर अपनी जो सेना है उसकी तैनाती भी कम से कम करने की कोशिश करेगा। ये 1993 का समझौता है, जिसका नाम था पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। अब इसके बाद और क्या डेवलप हो रहा है? 1996 में एक फिर से समझौता हमको देखने को मिलता है, जिसमें यह तय हुआ कि LAC जो है ना, इसके 2 किलोमीटर के दायरे में, जैसे फॉर एग्जांपल ये LAC है, तो इसके 2 किलोमीटर चाइना की ओर, 2 किलोमीटर इंडिया की ओर, 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी पक्ष, भारत हो या चीन हो, भारी जो सैन्य हथियार है, जैसे टैंक की बात करें, मिसाइल की बात करें, लड़ाकू विमान की बात करें, वो तैनात नहीं करेगा। LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में उसके बाद कर सकते हो, लेकिन 2 किलोमीटर के दायरे में नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बेसिकली यहां पे क्या डिसाइड किया गया? सीमा पर आमना सामना अगर हो जाता है तो कोई भी पक्ष गोलीबारी नहीं करेगा, है ना। और इसी नियम के कारण हम क्या देखते हैं, मतलब गलवान वैली में भी जो संघर्ष अभी देखने को मिला ना, तो वहां पर भी सैन्य जो झड़प हुई, गोलीबारी की घटना जो है वो इस समझौते के बाद देखने को नहीं मिली है ज्यादा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो समझौता देखने को मिलता है 1996 में। पहले 1993 की बात है, जब LAC को औपचारिक सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया जा रहा है दोनों पक्ष के द्वारा, तब तक के लिए, जब तक कि विवाद जो है पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। 96 में डिसाइड किया जा रहा है कि सीमा रेखा यानी कि LAC के 2 किलोमीटर दोनों ही ओर कोई भी पक्ष भारी हथियार जो है वो मतलब तैनात नहीं करेगा, चाहे टैंक की बात करें, मिसाइल्स वगैरह की बात करें, है ना, इनको तैनात नहीं करेगा, और आमना सामना अगर हो भी जाता है तो गोलीबारी नहीं की जाएगी। 2005 में एक समझौता देखने को मिलता है इंडिया और चाइना के मध्य, जिसके तहत बेसिकली क्या निर्धारित किया जा रहा है? सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों ही देशों ने विशेष प्रतिनिधियों यानी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है, उनके तंत्र की शुरुआत की, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ही मिलकर के क्या करेंगे? सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो पॉलिटिकल पैरामीटर्स जो है यहां पर अपनाए गए 2005 का जो समझौता है। और इसके बाद 2013 का जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो हुआ दोनों ही देशों के बीच, जिसके तहत लद्दाख के देप्सांग की हम बात करें, यहां पर जो गतिरोध देखने को मिला था भारत और चीन के मध्य, इसके बाद ही समझौता हुआ, जिसमें क्या किया जा रहा है? पेट्रोलिंग के दौरान अगर भारत और चीन के मध्य कोई झड़प हो जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या किया जा रहा है? दोनों सेनाओं के बीच हॉटलाइन और फ्लैग मीटिंग्स को संस्थागत बनाना। अगर कोई भी झड़प हो जा रही है पेट्रोलिंग के दौरान, तो हॉटलाइन स्थापित किया गया, जिसके तहत जो है रिप्रेजेंटेटिव है दोनों ही कंट्रीज के, वो आपस में बात कर सकेंगे, विवाद को सुलझाने की कोशिश कर सकेंगे। तो ये सारे जो समझौते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं जब हम बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशन की 1989 से 2016 के समय काल के दौरान। और इसके बाद की चीजों को जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसके बाद हमको बेसिकली डोकलाम में भारत और चीन के मध्य संघर्ष देखने को मिलता है 2017 में, जो काफी मेजर कन्फ्लिक्ट है। फिर 2020 में गलवान वैली का संघर्ष हमको देखने को मिलता है। तो चीजें इसके बाद परिवर्तित होनी शुरू हो गई। जो शांति काल जो बना हुआ था 1989 से 2016 के बीच में, वो शांति काल में अब ब्रेके जाना शुरू हो गया, और उसके बाद फिर से भारत और चीन
के मध्य एक प्रकार से सैन्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले बेसिकली आर्थिक व्यापार के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो समय काल चल रहा था जब भारत और चीन के संबंध थोड़े बैलेंस प्रतीत हो रहे थे, समझौते भी चल रहे, सीमा विवाद को लेकर के एक तरफ समझौते चल रहे हैं, तो रिलेशन जो है ज्यादा तनावपूर्ण उस समय उतने नहीं थे जितने एक तो पहले देखने को मिल रहे थे और जितना 2016 के बाद चीजें जब देखने को मिली। यहां पर चीजें जब बेसिकली बैलेंस वे में चल रही थी तब दोनों ही देशों ने बेसिकली जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें तेजी बढ़ाई, और चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आज के समय पर अगर हम लोग देखेंगे तो हम चाइना से काफ़ी ज़्यादा संख्या में बेसिकली सामान जो है, खास तौर पर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, है ना, मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गए, ये सब के जो पार्ट्स है वो हम इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में करते हैं। इसके अलावा जो दवाई मैन्युफैक्चर जो हम करते हैं ना, उस दवाई को बनाने के लिए जो केमिकल्स है ना, जो ड्रग्स है ना, वो भी हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जो इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो लगभग 120 बिलियन डॉलर के ऊपर है। और इसमें भी ट्रेड की बात करें तो दोनों तरफ से ट्रेड की बात कर रहे हैं। इसमें भी अगर मुख्य बात हम करें ना तो हम चाइना से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जबकि हम एक्सपोर्ट जो चाइना को करते हैं, निर्यात जो हम चाइना को करते हैं, उसकी वैल्यू काफी कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड है इंडिया और चाइना के बीच में, और बेसिकली हम केवल ना 20 से 25 बिलियन डॉलर ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। कहां से? चाइना से। तो ये काफी एक मुद्दे की बात है जिसके कारण से हमारा जो व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है चाइना के कंपेयर अगर हम लोग बात करें तो, चाइना के टर्म में अगर बात करें तो। और अगर आपको मतलब आप सोच सकते हैं ना कि भारत चाइना को क्या निर्यात करता है, तो जो ज्यादा मेजर जो प्रोडक्ट्स है, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ना, जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं तो पेट्रोल डीजल तो बनता ही है, लेकिन इसके अलावा अदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बनकर तैयार होते हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खाद्य वस्तुएं भी काफ़ी संख्या में हम एक्सपोर्ट करते हैं। मेजर अगर बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो कॉटन के जो कपड़े वगैरह हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा लोहा और तांबा ये भी हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, ठीक है। तो ये जो टोटल एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं ये काफ़ी, इसकी वैल्यू काफ़ी कम है उससे जितना हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप जिस मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं वो भी, उसके पार्ट्स भी कहीं ना कहीं चाइना से बन करके आए होंगे। ये जिस बोर्ड पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी चाइना से ही बन करके आया हुआ है। तो काफ़ी सारे जो पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो उसके लिए हम चाइना पर डिपेंड है। और 1989 से 2016 का जो समय काल था जब भारत और चीन के संबंध जो थे, जो रिलेशन जो थे, वो बैलेंस वे में चल रहे थे, तो इस समय काल में भारत और चीन के आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध में इसमें काफी तेजी से विकास हुआ। अब सीमा विवाद तो एक तरफ चल ही रहे, लेकिन चाइना भारत को घेरने के लिए, समुद्र में घेरने के लिए, क्योंकि भारत की जो सीमा है वो आपको पता है 3 ओर से महासागर से घिरी हुई है, जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशन, ठीक है। और हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए चाइना ने एक नीति अपनाई जिसे कहा गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसके बारे में ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि चाइना अलग अलग कंट्रीज में अपने बंदरगाह विकसित कर रहा है जिसके थ्रू वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत और चीन के मध्य कभी सैन्य गतिरोध उत्पन्न हुआ तो चाइना केवल मतलब स्थलीय भाग से नहीं, जलीय भाग से भी भारत को टक्कर दे पाए, इस कारण चाइना के द्वारा एक नीति डेवलप की जा रही है या की गई है, बेसिकली हम बोल सकते हैं, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। इसके तहत चाइना क्या कर रहा है, जो प्रमुख बंदरगाह है, जैसे पाकिस्तान का एक मेजर पोर्ट है ग्वादर, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में, हम्बनटोटा बंदरगाह की बात करें जो श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा, या क्यूक फ्यू इस बंदरगाह की बात करें जो म्यांमार में आपको देखने को मिलेगा। ये प्रमुख बंदरगाह जिसका विकास किया जा रहा है चाइना के द्वारा प्रमुख देशों में, ठीक है, ताकि भारत को हिंद महासागर में घेर सके। और जो चाइना के जो शिप्स हैं जो इंडियन ओशन से होकर के चाइना की ओर जाते हैं, तो चाइना उनको रोकने के लिए, है ना, और वहां से फिर वो भारत पर निगरानी भी रख सकते हैं, जासूसी भी कर सकते हैं। आपको पता है चाइना का जो काम है वो किस प्रकार से, कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस को भारत सरकार ने बैन किया। तो आपको पता है कि चाइना किस प्रकार से मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी भारतीयों के डेटा चुराने का काम कर रहा था। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। जब चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी अपनाई है तो भारत इससे कहां पीछे रहने वाला। भारत ने भी इसके बाद हम देखते हैं एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम है
नेकलेस ऑफ डायमंड। इसके तहत क्या हो रहा है, भारत ने बैलेंस बनाने के लिए, हिंद महासागर में बैलेंस बनाने के लिए भारत भी क्या कर रहा है, अपनी समुद्री सुरक्षा ग्रिड को मजबूत कर रहा है। और इसी कंटेक्स्ट में हम देखते हैं भारत ने ईरान का एक महत्वपूर्ण पोर्ट है चाबहार, जिसको विकसित करने का काम किया है। देखो चाबहार पोर्ट को इंडिया ने विकसित किया तो इंडियन ओशन पर तो उसकी पकड़ मजबूत बनी रही है, वो तो ठीक है, लेकिन इस पोर्ट को विकसित करने का एक कारण जो है, जो मैंने आपको भारत अफगानिस्तान के संबंध में बताया था कि चाबहार जो पोर्ट है ना, वो अफगानिस्तान के संबंध में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पोर्ट है ईरान से बेसिकली एक मार्ग, जरांज दिलाराम मार्ग जो है वो अफगानिस्तान तक जाता है। तो इस पोर्ट से कनेक्टिविटी अफगानिस्तान तक भी मजबूत की जा रही है। एक तो इंडियन ओशन में अपनी जो पहुंच है, जो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी, उसको काउंटर किया जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहां पर कि अफगानिस्तान तक भी पहुंच अपनी सुनिश्चित की जा रही है। एक पोर्ट आपको देखने को मिलेगा दुक्म, ये ओमान में है ना, तो यहां पर भी भारत के द्वारा विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया का एक पोर्ट है सबांग, यहां पर भी भारत अपने काम में तेजी ला रहा है ताकि बेसिकली चाइना के जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसका काउंटर किया जा सके। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो माताबाड़ी एक पोर्ट आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में, जिसको भारत और जापान मिलकर के डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। एक सितवे पोर्ट है जो आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो कार्य है वो भारत के द्वारा भी किए जा रहे हैं ताकि हिंद महासागर पर अपनी जो पकड़ है उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाई जा सके, ताकि कल की डेट में चाइना जो है भारत को कंट्रोल न कर पाए। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। ये 1989 से 2016 के बीच एक प्रकार से जब हमारे संबंध अच्छे भी चल रहे थे, उस समय भी चाइना के द्वारा महासागर के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। और उसी दौरान बेसिकली हम देख रहे हैं व्यापारिक जो बेसिकली हमारे संबंध है उसमें भी काफी तेजी आई, जिसके कारण से भारत चाइनीज प्रोडक्ट पर काफी हद तक डिपेंडेंट भी हुआ है ना। आप सभी को पता है आज भी मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो चाइना के द्वारा बेसिकली एक्सपोर्ट किए गए हैं इंडिया में। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। 2017 से 2024 के बीच का जो समय काल था, जिसको हम चतुर्थ चरण के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, इस समय काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, वो बेसिकली हमको सिक्किम क्षेत्र में देखने को मिली। सिक्किम जो एरिया है वहां पर आपको सिक्किम नहीं, भूटान क्षेत्र में देखने को मिली। मतलब अगर हम बेसिकली बात करेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया सिक्किम, ठीक है, और इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा भूटान। तो सिक्किम की बात करें, भूटान की बात करें, और ये जो एरिया है ये तिब्बत का जो एरिया है जो चाइना के अंतर्गत आता है। तो चाइना की बात करें, यहां पर आपको एक क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसका नाम है डोकलाम पठार, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र है ये डोकलाम पठार और ट्राई जंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया का सिक्किम वाला एरिया भी आ जाता है, भूटान भी आ जाता है और चाइना वाला एरिया भी इसके अंतर्गत आ जाता है। मुख्य तौर पर बात करें तो भूटान वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्षेत्र का नाम क्या है, डोकलाम। देखो डोकलाम पठार की जब बात करेंगे ना तो पठार आ जाता है सिक्किम और ये जो चाइना है, और बेसिकली बात करें भूटान वाले एरिया के अंतर्गत। लेकिन जो मेजर जो सेक्शन है वो कंट्रोल मतलब किसके अंतर्गत आता है, भूटान के अंतर्गत। अब जून 2017 की बात है, चाइनीज सैनिक जो है वो भूटान के जो क्षेत्र है डोकलाम, वहां पे पहुंच करके जबरदस्ती उन्होंने सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, ठीक है। सड़क का निर्माण कार्य क्यों शुरू किया जा रहा है, ताकि कल की डेट में अगर युद्ध की स्थिति हो जाए तो चाइना जो है वो अपने सेना को, अपने जो टैंक है, मिसाइल्स है, उसको आसानी से स्थल मार्ग के थ्रू भारतीय सीमा तक पहुंचा सके, जल्दी से जल्दी भेज सके। तो जून 2017 की बात है, चाइना के द्वारा भूटान के इस डोकलाम क्षेत्र पे जबरदस्ती सड़क निर्माण शुरू कर दिया जाता है। इस क्षेत्र से हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है जो चिकन नेक कॉरिडोर है ना, इंडिया के मैप में मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, चिकन नेक कॉरिडोर, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जिसके थ्रू जो मेन लैंड हमारा भारत है वो कनेक्ट होता है किससे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, उत्तर पूर्वी भारत से। तो ये जो चौड़ाई है चिकन नेक की वो कितनी है, 22 किलोमीटर है ना, हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, 22 किलोमीटर ही चौड़ाई है। और अगर चाइना यहां तक पहुंच गया और इंडिया और चाइना के बीच कोई मेजर वॉर हो गया, कोई मेजर कन्फ्लिक्ट हो गया और चाइना ने इस सेक्शन को मतलब घेराबंदी कर दी, काट दिया पूरे भारत से, अपने सैनिक तैनात कर दिए, है ना, तो ये जो उत्तर पूर्वी जो भारत है वो तो पूरा का पूरा कट जाएगा, स्थल मार्ग से तो हम जुड़ ही नहीं पाएंगे। और जाहिर सी बात है इसी कारण से भारत की भी चिंता है, इसी कारण से हमने कलादान मल्टी लेवल जो प्रोजेक्ट है
वो हम चला रहे हैं, म्यांमार के थ्रू बेसिकली चलाया जा रहा है। बांग्लादेश के कुछ जो पोर्ट्स है उसके तहत भारत अपने ऑपरेशंस कर रहा है ताकि ओशंस के थ्रू हम उत्तर पूर्वी राज्यों से कनेक्ट हो पाए। और लैंड के थ्रू बात करेंगे तो केवल 22 किलोमीटर चौड़ी एक छोटी सी पट्टी है जिसके द्वारा ही भारत और उत्तर पूर्व भारत जो है, मेन लैंड इंडिया और उत्तर पूर्व भारत जो है जुड़ा हुआ है ना। तो इसी कंटेक्स्ट में बेसिकली क्या हुआ, भारत ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया। जब चाइनीज सैनिक भूटान के डोकलाम क्षेत्र में पहुंच करके सड़क निर्माण कर रहे हैं तो भारत ने इसका पूरा विरोध किया। और यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, भारतीय सेना जो है वो सीमा पार करके चीनी सैनिकों को रोकने का काम करती है। भारत के सैनिक भूटान जाते हैं बेसिकली, है ना, डोकलाम जो क्षेत्र है, अब इंडिया के एरिया में तो आ नहीं रहे, लेकिन भूटान वाले हिस्से में भारतीय सैनिक जाते हैं और वहां पर चीनी सैनिकों के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ज्यादा वहां पर युद्ध लाइक सिचुएशन नहीं था, गोला फायरिंग वगैरह नहीं हुआ ऐसा कुछ, लेकिन दोनों ही सैनिक जो है आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और ये जो संघर्ष है कोई पीछे हटने का नाम नहीं लेता। 73 दिनों तक ये संघर्ष लगातार चलते रहता है। बाद में दोनों ही कंट्रीज के बीच बात होती है और इसके बाद फिर विवाद थोड़ा सुलझता है और चाइना जो है वो पीछे की ओर जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। नाउ इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से संघर्ष हमको देखने को मिल रहा है 2017 में। और इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है और चाइना के जो प्रमुख लीडर शी जिनपिंग है, इनके बीच बेसिकली दो वार्ताएं होती है। एक तो वुहान 2018 जो चाइना में हुई, और उसके बाद बेसिकली शी जिनपिंग भारत आते हैं और 2019 में महाबलीपुरम में अनौपचारिक जो सम्मेलन है आयोजित किया जाता है। सम्मेलन का मेन पर्पस यही है कि सीमा जो विवाद चल रहा है भारत और चीन के मध्य, इसको किस तरह से सुलझाया जा सके। एक लंबे समय तक शांति काल देखने को मिलता है 1989 से 2016 तक, लेकिन फिर एक मेजर कन्फ्लिक्ट 2017 में देखने को मिलता है। और उससे भी बड़ा मेजर कन्फ्लिक्ट और आगे देखेंगे, गलवान वैली वाला, जिसके बारे में आप सभी अवेयर होंगे। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है 2018 और 2019 में। दो प्रमुख शिखर सम्मेलन दोनों ही देशों के मध्य आयोजित किए जाते हैं, है ना, द्विपक्षीय वार्ताएं इसे आप कह सकते हैं, कोई तीसरे देश की एंट्री इसमें नहीं होती है। नाउ इसके बाद अगर हम अगले स्टेज पर चले जाए तो 2020 का जो गलवान घाटी का जो संघर्ष है वो आपको देखने को मिलता है। गलवान वैली कहां पर है सर, आपको पता होगा गलवान वैली जो है लद्दाख के अंतर्गत आता है मेरे भाई, है ना। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो मई 2020 की बात है। अब इससे भी और थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, मैं आपको थोड़ा चीज़ों को और आसान वे में समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार मैप में हम लोग चले जाते हैं। देखो इस मैप में आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ये लद्दाख का क्षेत्र है, अक्साई चीन वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख है तो ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा लेह हो गया। ठीक है, लेह के ही ना कुछ गांव है, दो प्रमुख गांव है, एक का नाम है श्योक और एक का नाम है दसबुक। एक नाम है दसबुक और एक नाम है श्योक। देखो श्योक तो एक नदी भी है, आपको पता ही है। अच्छा, गलवान वैली कन्फ्लिक्ट हम बात करते हैं। गलवान वैली है तो घाटी है, तो भैया नदी में घाटी आपको देखने को मिलेगी। तो जिस घाटी की हम बात कर रहे हैं गलवान घाटी नाम पड़ा गलवान नदी के नाम पर पे। ठीक है, तो गलवान बेसिकली एक नदी है और वो नदी किसकी, सहायक नदी है। गलवान जो है सहायक नदी है किसकी, श्योक की। ठीक, तो गलवान नदी है, उसी नदी की जो घाटी उसे हम कहते हैं गलवान घाटी, और उसी घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य संघर्ष हुआ। ठीक है, गलवान वैली कन्फ्लिक्ट जिसे हम बेसिकली कहते हैं। तो गलवान एक नदी है जो कि श्योक की सहायक नदी है, और श्योक जो है वो किसकी सहायक नदी है, श्योक सहायक नदी है सिंधु की। अब जियोग्राफी की क्लास में पढ़ते हैं, काफी समय से मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बाकी जिन्होंने मुझसे पढ़ा उन्हें पता होगा। तो जियोग्राफी थोड़ी अच्छी है तो उसे भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी बेसिक जो चीजें हैं ना आपको पता होनी चाहिए, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, गलवान सहायक नदी है किसकी, श्योक की। श्योक सहायक नदी किसकी है, सिंधु की। सिंधु नदी के बारे में तो आप सभी को पता ही है फिर। ठीक है, तो दशबुक और श्योक ये प्रमुख विलेज है, कहाँ के अंतर्गत आते हैं, लेह के अंतर्गत आते हैं। दशबुक श्योक से बेसिकली उसको कनेक्ट करते हुए भारत के द्वारा 2019 की बात है एक सड़क मार्ग बनाया गया। ठीक है, ये लेह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो जो प्रमुख गांव हैं दशबुक और श्योक, इसको जोड़ रहे हैं एक प्रमुख गांव से जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी। ठीक है,
दौलत बेग ओल्डी से जोड़ा जा रहा है किसको? दसबुक श्योक को, जो लेह लद्दाख के अंतर्गत आते हैं। इस सड़क मार्ग का जो निर्माण है वो भारतीयों के द्वारा किया गया, कंप्लीट हुआ। ये जो सड़क मार्ग का जो काम है वो 2019 में कंप्लीट हुआ। इस सड़क मार्ग की खासियत क्या है पता है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अक्साई चीन और बेसिकली लद्दाख के बीच ये जो आप सीमा रेखा देख रहे हैं ना, पर्पल कलर से जो मैंने ड्रॉ की है, इसी सीमा रेखा को क्या कहते हैं? LAC कहते हैं। मतलब LAC तो भारत और चीन के मध्य आने वाले पूरे के पूरे सीमा रेखा को कहा जाता है। तो LAC के पैरेलल समानांतर ये रोड देखने को मिल रही है। अब इस सड़क के निर्माण से चाइना का दिमाग खराब हो गया। क्यों दिमाग खराब हुआ? क्योंकि चाइना को लगा है यार भारत तो अपनी सीमा रेखा जो है वहां पर सड़क बना करके क्या कर रहा है? अपने सैनिकों की आवाजाही को मजबूत कर रहा है। भारत अगर इस सड़क का निर्माण कर लेता है तो भारतीय सैनिक जब इस प्रकार से सीमा रेखा के पास ही रहेंगे तो कल की डेट में कन्फ्लिक्ट अगर हो जाएगा, मेजर वॉर लाइक सिचुएशन अगर उत्पन्न हो जाएगी, तो भारतीय तो ज़्यादा हावी हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय सैनिक ही नहीं, उनके मिसाइल टैंक भी आसानी से अब सीमा तक पहुंच पाएंगे। इस कारण से चीन को काफ़ी ज़्यादा आपत्ति दर्ज हो गई। अच्छा, चाइना जब काम ये खुद कर रहा है इस प्रकार के काम, तब उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार का कार्य जब भारत के द्वारा किया जा रहा है तब चाइना को आपत्ति हो रही है। तो इस रोड के कारण से ना चाइना का दिमाग खराब हुआ, और इसी के कारण से अल्टीमेटली इसका जो इफेक्ट हमको देखने को मिलता है वो गलवान घाटी में देखने को मिलता है। एक तो इस रोड का हमने निर्माण किया, दूसरा हमने गलवान नदी की जो घाटी है वहां पर भी एक रोड बनाने का काम हम बेसिकली भारतीय सैनिकों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसके कारण से चाइना जो है वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गया और विवाद की स्थिति में ही गलवान वैली का कन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है। ये जो दौलत बेग ओल्डी वाला जो रोड है ना, इसकी कुल लंबाई है लगभग 250 किलोमीटर के समथिंग, और इस रोड को बनाने का पर्पस जो था वो ये था कि देखो ये भारत की सबसे उत्तरी जो सीमा है वहां तक बेसिकली दौलत बेग ओल्डी जो भारत के सबसे उत्तरी सीमा के अंतर्गत आता है, मेन लैंड की अगर हम बात करें, उस क्षेत्र की बात करें जो एक्चुअल में हमारे कंट्रोल में है ना, तो वहां पे हमको देखने को मिल रहा है यहां से लेह से दौलत बेग ओल्डी जाने में ना पहले 2 दिन का समय लगता था मेरे भाई। ठीक है, 2 दिन का समय लगता था, लेकिन इस रोड के बन जाने से अब भारतीय सैनिक जो है अपने टैंक, मिसाइल, गोला बारूद के साथ केवल 6 घंटे में यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। एक इंपॉर्टेंट झील है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम है पैगांग सो। पैगांग सो जो झील है ना, वो आपको भारत और चीन के मध्य ही देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूं, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इस प्रकार से आपको भारत और चीन के मध्य एक झील देखने को मिलेगी। इसका नाम है पैगांग सो। क्या नाम है? पैगांग सो। ये जो सो लिखा मैंने, इस सो शब्द का मतलब क्या होता है पता है? इस सो शब्द का मतलब ही होता है झील। ठीक है, तो आप पैगांग झील बोल सकते हैं या पैगांग सो बोल सकते हैं। सो भी एक तिब्बती शब्द है जिसका मतलब होता है झील, यानी कि लेक। ये जो झील है इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो है लगभग 134 किलोमीटर, और इस 134 किलोमीटर लंबी झील है ये, 134 किलोमीटर। इसका 40% जो एरिया है ना वो आता है इंडिया के अंतर्गत, इंडिया के पास 40% है, बाकी रेस्ट जो है वो चाइना के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, इस झील को लेकर के भी विवाद होता है भारत और चीन के मध्य। एक तो ये जो रोड बनाया जा रहा है उसको लेकर के विवाद है, ठीक है, झील को लेकर के भी विवाद है, क्योंकि पेट्रोलिंग दोनों ही देश करते हैं यहाँ पर। आपस में जब सैनिक आमने सामने आ जाते हैं तो झड़प की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जो एरियाज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं जो बता रहा था आपको, ये बता रहा था कि इस रोड के निर्माण के चलते ही बेसिकली भारत और चीन के मध्य बेसिकली मेजर कन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है, और 2019 में बेसिकली रोड का काम कंप्लीट किया गया। फिर गलवान वैली वाले रीजन में भी भारतीयों के द्वारा रोड बनाया गया, तो यहां पर कन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है? यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है, ये बात है बेसिकली मई 2020 की, जब चाइना के जो सैनिक है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, लद्दाख के जो पूर्वी जो लद्दाख है बेसिकली हम लोग देख रहे हैं, जो LAC के जो नियम थे ना उसका उल्लंघन करते हैं। और उसके बाद भारत के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें एक है देपसांग हो गया, दूसरा है गोगरा हॉट स्प्रिंग हो गया, इसके अलावा पैगांग सो झील हो गया। ठीक है, और मेजर जो स्थल है वो तो आपको पता ही है, गलवान घाटी। यहाँ पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी जाती है। भारत के भी सैनिक रहते हैं, चाइना के भी सैनिक रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हो गया? गोगरा हॉट स्प्रिंग हो गया, देपसांग हो गया, पैगांग सो झील हो गया और गलवान वैली।
ये 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र पर भारत के जो और चाइना के जो सैनिक हैं आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जो ज्यादा मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलता है, गलवान घाटी में देखने को मिलता है। 15 जून 2020 की बात है। अभी सलमान खान की एक मूवी भी आ रही है यार, आई थिंक उसका नाम है मातृभूमि, ऐसा कुछ नाम है, जो बेसिकली गलवान वैली पर जो संघर्ष हुआ था ना, उसी पर बेस्ड है वो मूवी जो है वो। तो गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच एक भयानक हिंसक होती है, और क्योंकि जो समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य, जिसके तहत ये तय किया गया था 1996 में कि भैया गोलीबारी नहीं करेगा कोई भी, आमने सामने झड़प होगी तो गोलीबारी कोई नहीं करेगा। तो 1996 में जो समझौता हुआ था उसके तहत ही गोलीबारी नहीं की गई, लेकिन कंटीले तारों की बात करें, कील लगे हुए डंडों से बात करें, भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया चाइनीज सैनिकों के द्वारा। और इस संघर्ष में कर्नल बी संतोष बाबू, जिसका किरदार अभी आई थिंक सलमान खान निभा रहे हैं, वो जो मूवी आ रही मातृभूमि उसमें, तो कर्नल बी संतोष बाबू सहित भारत के 20 हमारे जो जवान है ना वो शहीद हो जाते हैं इस गलवान वाली घटना में, गलवान वैली कन्फ्लिक्ट में। चाइना के भी काफी सारे जो जवान हैं वो मारे जाते हैं, लेकिन चाइना ने इस बारे में कभी भी कोई ऑफिशियल डेटा आज तक नहीं दिया है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 45 से भी ज्यादा जो चीन के जो सैनिक हैं वो इस हमले में मारे गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, और इंडिया और चाइना के बीच एक काफी बड़ा मेजर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। 2017 में जो डोकलाम वाला हुआ था, संघर्ष चला था, हालांकि मतलब किसी प्रकार की हताहत की कोई खबरें आई नहीं थी, गोलीबारी की घटना देखने को नहीं मिली। यहाँ पर गोलीबारी तो नहीं हुआ, लेकिन जो झड़प हुई और काफी सारे लोग फिर नदी में गिर गए, वैली में, खाई में गिर गए, जिसके कारण से उनकी जाने गई है ना, संघर्ष जो हुआ उसके चलते जाने गई। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। आपको एग्जामिनर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है ना कि कुछ विवादों को आपको दे देगा और आपको कालक्रम के हिसाब से जमाने के लिए कहेगा। जैसे गलवान वैली दे दिया आपको, डोकलाम का दे दिया, नाथुला और चोला संघर्ष के बारे में दे दिया, ठीक है, सुमदोरोंगचू जो कि तवांग के अंतर्गत आता है, वहां पर जो कन्फ्लिक्ट हुआ। तो कुछ आपको संघर्ष के नाम दे दिए गए और आपको एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि इनको कालक्रम के हिसाब से जमाइए, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में, इस प्रकार से। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो आपको जो डेट्स हैं, ईयर्स है, वो ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गलवान की। जब गलवान पर जो चीजें हुई ना, उसके बाद अगस्त 2020 की बात है। ठीक है, यहां पर क्या देख रहे हैं, 15 जून 2020 में गलवान वैली में कन्फ्लिक्ट हुआ। उससे पहले मई 2020 में ही चीनी और भारतीय सैनिक आमने सामने आ गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। 15 जून 2020 में गलवान वैली का कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, और इसके बाद अगस्त 2020 में भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। तो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड क्यों चलाया गया? गलवान वैली के कन्फ्लिक्ट के जवाब में, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो चीनी सैनिकों के विरुद्ध चलाया गया था। और इसके तहत क्या हुआ, जो पैगांग सो जो झील है ना, इसके दक्षिणी तट की कच्छ, मतलब कई सारी रणनीतिक चोटियां थी, जिसमें से एक है कैलाश रेंज। आप कंफ्यूज नहीं होना ना, ये वो कैलाश नहीं है जिसकी यात्रा करने के लिए भारतीय जाते हैं। ये पैगांग सो झील के पास जो बेसिकली काफी सारी पर्वत चोटियां हैं, तो उसकी बात की जा रही है, कैलाश रेंज। इसका भी नाम कैलाश है, तो डाउट मत करना। वो कैलाश अलग है, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम लोग करते हैं ना, वो तो तिब्बत में ही आता है, चाइना के ही मतलब कि बेसिकली क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी यात्रा के लिए भारतीय जाते हैं। लेकिन ये जो कैलाश रेंज है, पैगांगसो झील के पास जो बेसिकली पहाड़ है, तो अलग अलग नाम होते हैं, तो सिमिलर नाम यहां पर देखने को मिल रहा है। इस पर भारतीयों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जिससे चाइनीज जो सैनिक है वो बैकफुट पर आ जाते हैं थोड़े। तो भारतीयों को थोड़ा जो मनोबल है वो उसमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो जो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड चलाया गया, जिसके तहत कैलाश रेंज पर कब्जा किया गया। नाउ इसके बाद जो वर्तमान परिदृश्य है, अभी करंट सिनारियो की हम लोग बात करेंगे। तो अभी चीजें जो है वो पहले से काफी हद तक सुधरी है, और हमको क्या देखने को मिलता है, देपसांग और डेमचोक ये जो क्षेत्र हैं वो लद्दाख के अंतर्गत आते हैं। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, 2024 के अंतिम महीनों में और 2025 के दौरान सैन्य और राजनीतिक स्तर की जो वार्ताएं हैं, चर्चा है दोनों ही देशों के बीच, वो काफी मतलब उसमें एक बोल सकते हैं हम लोग मतलब जो समझौता जो हुआ दोनों ही देशों के बीच, इसमें सहमति देखने को मिलती है। जो पहले जो संघर्ष हो रहा था ना इतना लंबा चौड़ा, उसमें कुछ हद तक कमी देखने को मिली, और जो समझौता किया गया दोनों ही देशों के मध्य, उसके चलते वर्तमान स्थिति करंट टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि भैया पूर्वी लद्दाख के जो दो सबसे जटिल और लंबित जो बेसिकली क्षेत्र है, जैसे देपसांग की बात करें, एक मैदानी क्षेत्र है ये,
और डेमचोक की बात करें, यहां से क्या हुआ है, यही वो क्षेत्र है जिस पर काफी संख्या में जो सैनिक है वो आमने सामने थे, भारतीय और चीन दोनों के। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, दोनों ही देश सहमत हो गए कि भैया अपने अपने सैनिकों को हम पीछे हटा लेंगे और अस्थायी जो चौकियां जो बनाई गई थी देपसांग और डेमचोक स्थल पर, उसको समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक निर्धारण किया गया दोनों ही देशों के द्वारा। और इसके बाद अभी करंट टाइम पर अगर हम लोग देखें ना 2026 में, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय सेना ने अपनी जो पारंपरिक जो गश्त है, जो पेट्रोलिंग जो किया जाता था भारतीय सैनिकों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में और चाइनीज सैनिकों के द्वारा चाइनीज क्षेत्र में, ठीक है, तो 2026 से ये जो गश्त है, पेट्रोलिंग है, वो वापस से शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2020 के बाद से चाइना के अवरोध के कारण ये बंद था, पेट्रोलिंग बंद था। चाइना के द्वारा भी पेट्रोलिंग नहीं किया जा रहा था, इंडिया के द्वारा भी नहीं किया जा रहा था, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहां पर तनाव की स्थिति थी। 2020 से क्यों बंद था, क्योंकि गलवान वैली वाला जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसके कारण से चीजें जो है काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। अब उनमें थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। अब वापस से पेट्रोलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, LAC पर बफर जोन को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें करंट सिनारियो में हमको देखने को मिलती है। एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पहले से जो चीजें हैं वो बेटर हो रही है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि भैया व्यापार घाटा जो है चाइना और इंडिया के बीच काफी ज्यादा ट्रेड होता है, लगभग 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है दोनों ही देशों के बीच में। 120 बिलियन डॉलर का जो व्यापार हो रहा है ना, उसमें लगभग 90 बिलियन डॉलर तो भैया हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, चाइना से चीजें मंगा रहे हैं। और चाइना को दे कितना रहे हैं, 20 से 30 बिलियन डॉलर, बस उतना ही, क्योंकि हम जो मंगा रहे हैं उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, दवाइयों के लिए जो केमिकल्स है, जो ड्रग्स है, वो सारी चीजें हम मंगा रहे हैं। ठीक है, तो चाइना पे हम हैवीली डिपेंडेंट है। मतलब आपको सुनकर शायद बुरा लग सकता है, लेकिन हम चाइना पर हैवीली डिपेंडेंट है। कई सारे बेसिकली बीच में जब 2020 का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उसके जवाब में भारत सरकार के द्वारा कई सारे चाइनीज एप्लीकेशंस पर बैन लगाए गए थे। और कई सारे चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं, अब भारतीयों की, मतलब भारतीयों जो जितने भी इंडियन सिटीजन्स है ना, उन्होंने स्वयं से एक बेसिकली अभियान चलाया बाइकॉट, मतलब जो चाइनीज प्रोडक्ट है उनके बाइकॉट के लिए। ठीक है, क्योंकि सरकार अपने तरफ से इस प्रकार के अभियान नहीं चला सकती, अदरवाइज WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के खिलाफ माना जाएगा और उससे और बेसिकली भारत पर फिर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो भारत सरकार तो डायरेक्टली नहीं कर सकती, लेकिन भारतीय तो कर सकते हैं ना, सिटीजन्स तो कर सकते हैं, आप उन्हें कैसे रोकेंगे। तो बेसिकली भारतीयों के द्वारा मतलब चाइनीज जो प्रोडक्ट है उनके बाइकआउट के लिए बेसिकली एक लंबा ऑपरेशन चलाया गया था। चाइना के इंडस्ट्रीज को इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था, है ना, लेकिन वापस से चीज़ें पहले जैसी पटरी पर आ रही है चाइना, क्योंकि हम हैवीली डिपेंडेंट है मेरे भाई। अब इस बात को भले सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है इस बात में, है ना। तो व्यापार जो खाता, जो ट्रेड डेफिसिट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, क्योंकि हम इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा कर नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमें अभी करंट सिनारियो की बात करें तो। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया और चाइना कई सारे इंपॉर्टेंट मेजर ग्रुप्स भी है, ऑर्गेनाइजेशंस भी है जिसके वो सदस्य हैं। चाहे हम बात करेंगे SCO की हम बात करें, है ना, चाहे हम बात करें ब्रिक्स की बात करें, ये वो प्रमुख फोरम है, प्रमुख मंच है जहां पर भारत और चीन दोनों ही एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन इंडिया और चाइना आपस में इनकी ज़्यादा बनती भी नहीं है, क्योंकि सीमा विवाद तो चल ही रहा है। महासागर में भी चाइना की होशियारी लगातार बनी हुई है, इंडियन ओशंस के थ्रू भारत को घेरने की कोशिश लगातार उसकी जारी रहती है। और इसके चलते, क्योंकि हिंद महासागर बेसिकली एक प्रमुख जलीय निकाय है ना, तो इसका जो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो व्यापारिक जो जहाज जा रहे हैं, व्यावसायिक जहाज जा रहे हैं, जितने भी प्रकार की ट्रेड एक्टिविटी चल रही है वो बिना किसी गतिरोध के हो सके, इसके चलते यहाँ पर बेसिकली भारत ने जो प्रमुख देश है ना उनके साथ बेसिकली समझौता किया हुआ है। जैसे हम बात करें जापान हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके साथ भारत मिल करके काम कर रहा है ताकि इंडियन ओशन वाले रीजन को बेसिकली एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जा सके। इसे हम लोग नाम देते हैं क्वाड, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, तो क्वाड में बेसिकली 4 देश आते हैं, एक तो भारत हो गया, दूसरा अमेरिका हो गया, तीसरा जापान हो गया और चौथा ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सभी जो देश हैं इनकी कनेक्टिविटी जो है वो हिंद महासागर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो चाइना के जो आक्रामक नौसैनिक विस्तार है उसको कंट्रोल करने के लिए ही क्वाड एक ग्रुप बनाया गया है। तो चाइना इसका विरोध भी करता है, क्योंकि काउंटर किया जा रहा है ना। तो चाइना इसे क्या बोलता है, एशियन नाटो बोलता है। ठीक है, एक तो नाटो है
और एक है एशियन नाटो। एशियन नाटो किसे कहा जा रहा है? क्वाड को कहा जा रहा है। किसके द्वारा कहा जा रहा है? चाइना के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है इंडिया और चाइना के रिलेशंस में। अब जैसे जैसे हमने सारी चीजों को डिटेल में कवर किया है, एग्जामिनर आपको एक एक घटना के बारे में पूछ सकता है। एक तो ईयर पूछ सकता है कि गलवान वैली जो कन्फ्लिक्ट है कब हुआ। ठीक है, गलवान वैली कन्फ्लिक्ट के जवाब में भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट से अगर आपको याद है तो। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड चलाया गया था, और पैगांग सो रेंज में जो रीजन है वहां पर जो प्रमुख रेंज है कैलाश रेंज, वहां पर भारतीयों के द्वारा कब्जा किया गया। फिर तो कई सारे ऐसे ऑपरेशन चलाए गए, ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाथुला और चोला का जो संघर्ष है जो सिक्किम में हुआ था, भारत और चीन के सैनिक जो आपस में आमने सामने आए और इंडिया ने काउंटर अटैक किया और 400 से ज्यादा चाइनीज जो बेसिकली सोल्जर्स है उनको मार गिराया। ये कब की बात है? ये 1967 की बात है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको बिल्कुल मेमोराइज होनी चाहिए। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, और क्योंकि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आपको जरूरत है कि एक डिटेल वे में जाकर के तैयारी करने की। आप केवल ऊपर ऊपर से पढ़कर जाएंगे और सोचेंगे कि भैया मेरा पॉलिटिकल साइंस निकल जाएगा, स्कूल लेक्चरर में बन जाऊंगा, 70-80 हज़ार रुपये महीने तनख्वाह मिलेगी मेरे को, लाइफ टाइम सिक्योर है। इतनी आसान नहीं है चीजें, आपको डिटेल में जाकर के पढ़नी होंगी। और आप लोग को लग भी सकता है ना कि सर कितना डिटेल पढ़ा रहे हैं, क्या है उसको पढ़ाने के पीछे रीजन ही यही है कि केवल फैक्चुअल चीजें आपको बता दूंगा तो आप उन्हें मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। चीजों को आप सीक्वेंस से समझते हुए जब चलेंगे ना, तब आपको एक होलिस्टिक व्यू देखने को मिलता है कि भैया रिलेशंस कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। अब आप इसे पूरे लेक्चर को आप समराइज कर सकते हैं। 1947 से भारत आजाद हो, 1949 में चाइना का विकसित देश के रूप में हम लोग देख रहे हैं। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर लिया। 1951 में तिब्बत को ऑफिशियली मिला लिया गया चाइना में। भारत ने भी इसको अपनी मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं समर्थन दे दिया। अब 1954 में भारत और चीन के मध्य समझौता भी हो रहा है पंचशील का। इसी समझौते में भारत ने तिब्बत को, चीन का जो क्षेत्र है, आधिपत्य है चीन का, उसका स्वीकार कर लिया। और भारत उम्मीद में था कि भैया चाइना भी हमारा समर्थन करेगा, जो सीमा रेखा है, वो विवाद जो चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? 1959 में दलाई लामा भागकर भारत आते हैं। ठीक है, जो बेसिकली तिब्बत में जो चीन के विरोध प्रदर्शन होते रहता है उसके विरोध में, और अल्टीमेटली क्या होता है, चाइना इससे गुस्सा हो जाता है। और जो सीमा विवाद जो चल रहा था वो तो भैया काफी आगे बढ़ चुका था। तो 1962 में फिर चाइना अचानक से आक्रमण कर देता है भारत पर। हमारा जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो अक्साई चीन का जो क्षेत्र है उस पर चीन कब्जा जमा लेता है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसके बाद चाइना को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ना, क्योंकि 1962 में वॉर तो जीत गया। तो 1967 में 67 में फिर से कोशिश की जाती है। तो सिक्किम का जो क्षेत्र है नाथुला, और बेसिकली हम बात करें चोला जो माउंटेन पास है, वहां पर संघर्ष होता है। लेकिन इस बार भारतीयों ने चाइनीज जो सोल्जर्स उनको जवाब दिया और 400 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद 1986 की हम बात करते हैं, जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में कन्फ्लिक्ट होता है ना। और उसके बाद थोड़ा शांति काल चलता है 1989 से 2016 तक। व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध इस दौरान विकसित भी होते हैं। और चाइना अब भूमि यानी कि स्थल सीमा को छोड़ करके महासागरीय सीमा में भारत को घेरने की कोशिश करता है अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत। और उसके बाद 2017 में फिर हम क्या देखते हैं, डोकलाम का संघर्ष देख रहे हैं। फिर 2020 में गलवान वैली का संघर्ष देख रहे हैं। वो संघर्ष उत्पन्न भी कैसे हुआ है 2020 का, क्योंकि उससे पहले भारत ने जो सीमा रेखा है वहां पर अपनी जो सड़क व्यवस्था है उसको मजबूत करने की कोशिश की। अच्छा, इसी प्रकार से कार्य भारतीयों के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में भी किया गया। वहां पर एक प्रमुख माउंटेन पास है सेला पास जिसे कहा जाता है। तो सेला जो पास है ना, वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, तवांग जिले के अंतर्गत बेसिकली देखने को मिलेगा। यहां पर एक टनल बनाया गया जिसका नाम है सेला टनल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू जो मतलब बोल सकते हैं हम लोग 12 महीना जो है वो भारतीय सैनिक जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तैनात हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। अब इस प्रकार से जब भारत अपनी बेसिकली सड़क व्यवस्था है, मार्ग जो है उन्हें मजबूत कर रहा है जब, तो चीन को इससे आपत्ति हो रही है। और इसी के जवाब में संघर्ष जो है बढ़ता है 2020 की हम लोग बात करें, गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट की। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। फिर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड चलाया गया, चर्चाएं हुई, वार्ताएं हुई, उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी भी बैलेंस हुई है। और अब जाकर जो पेट्रोलिंग जो चल रही थी वो फिर से चालू हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है।
तो इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में आपको कितना समझ आया, आपको ये पूरा लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। और अगर वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। और कैसा लगा, आपके क्या सुझाव हैं आप बता सकते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, अगर सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए आपको, तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9685569666 ये जो नंबर है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करें, है ना, कौन कौन से बुक फॉलो करें, वैसे तो बुक के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार के अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि सर मुझे कोर्स चाहिए, बेसिकली सेल्फ स्टडी से तैयारी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि भैया हमारी साध्य PSC एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन के माध्यम से हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो संचालित हो रही है। इंडियन पॉलिटी जो है वो अब तक हमने पूरा कवर कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस हमारी जो क्लासेस है एप्लीकेशन पर चल रही है। तो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो साध्य PSC एकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है, जो इस वीडियो के थंबनेल पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्ट एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके हमारी जो कोर्स है उसे परचेस कर सकते हैं। जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है उनके लिए, जो सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं वो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं, जिन्हें रिक्वायरमेंट है कोर्स की तो वो कोर्स परचेस करके भी तैयारी कर सकते हैं। जिन्हें जानना है कि कोर्स की फीस क्या है तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, डायरेक्ट बता रहा हूँ। जो एप्लीकेशन पर आपको प्राइस देखने को मिलेगी डिस्काउंट करके, वो आपको 6000 रुपये देखने को मिलेगी। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ये जो ऑफर चल रहा है, हो सकता है बाद में फीस बढ़ जाए। तो अगर आपको तैयारी करनी है, कोर्स के माध्यम से तैयारी करनी है, तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी जो डेमो क्लास और भी अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो और भी जो डेमो क्लासेस हैं वो हमारे द्वारा बेसिकली हमारी एकेडमी के चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो बेसिकली प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पर आप जाकर के देखेंगे, राजनीति विज्ञान का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मेरे द्वारा जितने भी लेक्चर्स लिए गए हैं यूट्यूब पर, उसकी सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या रहती है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, किस प्रकार के वीडियो आपको और चाहिए ये भी आप बताते हुए चले। बाकी जल्द ही हम लोग MCQ की जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर ही। तो साध्य PSC एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव जरूर दें। थैंक यू।